जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और इसके साथ ही पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, राज्य व्यवस्था की क्लासेस चल रही हैं। और इसमें अब हम राष्ट्रपति शासन तक हमने कंसेप्ट को देखा था, आपातकाल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राष्ट्रपति में भी जो आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की उद्घोषणा करने की, तो वहीं पर हमने आपातकाल को लेकर डिस्कशन शुरू किया था। तो अब इसके साथ ही हमने बात की थी जो नेशनल इमरजेंसी थी लास्ट क्लास में, उसके जो प्रभाव हैं मूल अधिकारों पर वो हमने देखा था। और राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है उस पर हमने बात की थी। सबसे ज़्यादा बार या कहा जाए कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, पंजाब राज्य में लगा था। और ये भी हमने देखा था कि जो सबसे पहली बार है 1951 में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो भी पंजाब में ही लगा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन के जो परिणाम हैं वो क्या हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और मुझे लाइव आने का मौका दीजिए जल्दी से जल्दी कि अगर 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो लाइव मैं आ सकता हूं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी होती है, मेरी कोई पॉलिसी नहीं है कि मैं तभी आऊँगा जब 1000 हो जाए। ये तभी आ सकते हैं जब आप हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 से ऊपर हो जाएं। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और कुछ आप सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, और आपको यहाँ से पढ़ने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं राज्य व्यवस्था से आने वाली जो भी प्रश्न हैं उनको, और इसके साथ ही हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन हैं उनको लेकर, तो आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा अनुरोध है। चलिए, तो यहाँ पर हम राष्ट्रपति शासन के परिणामों की बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो क्या होता है। तो राष्ट्रपति जब शासन लग जाता है तो जो राष्ट्रपति होता है उसको कुछ असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। असाधारण, ठीक है, असाधारण जो है शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब ये असाधारण शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों में हम मुख्य रूप से क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो राज्य के कार्य हैं, है ना, किसके कार्य, राज्य के कार्य, ठीक है, राज्य के कार्य या फिर राज्य के जो भी वर्क हैं, काम हैं, वो राज्य सरकार के जो भी काम है वो किसके पास आ जाते हैं, उसकी पावर उसको करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए राष्ट्रपति के पास आ जाती है। और यह कार्य जो है वह राज्यपाल और जो कार्यकारी अधिकारी हैं, कार्यकारी अधिकारी उनके माध्यम से करवाता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अपने काम को या फिर जो राज्य सरकार के जितने भी काम हैं वो किसके पास चले जाते हैं, सीधी सी बात है, राज्य के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। और राष्ट्रपति अब उन कार्यों को करने के लिए तो उस राज्य में तो आएगा नहीं, तो वहाँ के राज्यपाल और जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, तो उनके माध्यम से अपने राज्य के सभी कार्यों को करवाता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति कुछ घोषणा भी कर सकता है राज्य में, राष्ट्रपति घोषणा भी कर सकता है, कुछ किन्हीं प्रकार की घोषणाओं को कर सकता है। जैसे कि संसद क्या घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य के संबंध में कानून बनाए, राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करे, राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करे, इस बात की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति क्या घोषणा कर सकता है कि संसद जो है राज्य विधायिका की शक्तियों का उपयोग करे, राज्य विधायिका की शक्तियों का उपयोग करे, यानी कि अब जो है संसद राज्य के संबंध में कानून बना सकती है। इस बात की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति कर देता है जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है। इसके साथ ही राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण को, जो भी राज्य का कोई भी एक राज्य का कोई बॉडी है, निकाय है या कोई प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, प्राधिकरण है या अथॉरिटी है, उसको क्या कर सकती है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, कुछ समय के लिए निलंबित भी कर सकता है, निलंबित कर सकता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो जो असाधारण शक्तियाँ हैं वो कुछ इस तरीके से मिलती है कि जितने भी काम होते हैं अब राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, और राष्ट्रपति किसके माध्यम से करवाता है, राज्यपाल या कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से करवाता है। राष्ट्रपति कुछ इस प्रकार की घोषणा भी कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की जो शक्तियां हैं उनका वह प्रयोग करके राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। यानी कि अब इस स्थिति में क्या होता है कि जो भी राज्य सूची में चीजें लिखी गई हैं या राज्य सूची पर किसका अधिकार होता है, अधिकार होता है किसका,
राज्य का अधिकार होता है। हम लोग जानते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या बात बोली गई है, बताओ जल्दी। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? संविधान की 7वीं अनुसूची में है 3 प्रकार के लिस्ट बताई गई है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार क्या है, उसमें जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का मुख्यतः अधिकार होता है राज्य का। अब यहाँ पर क्या होगा कि उस सूची में लिखे गए विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन असाधारण शक्तियों में हमें यह भी दिखाई देता है कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद होती है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है, उस मंत्री परिषद को भंग कर सकती है। ठीक है, उस मंत्री परिषद को क्या कर सकती है? भंग किसे किया है? मंत्री परिषद को। ठीक है, जो मंत्री परिषद है उसे भंग कर दिया है। ठीक है, यानी कि अब मंत्री परिषद नहीं है, सरकार नहीं है कोई भी, उसे खत्म कर दिया है और राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से क्या करेगा? वहां पर शासन चलाएगा, प्रशासन चलाएगा। किसकी सहायता से? राज्य मुख्य सचिव होगा, राज्य का मुख्य सचिव होगा, उसकी सहायता से। तो ये भंग कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है राज्य विधायिका को विघटित कर सकता है या निलंबित कर सकता है। राज्य विधायिका, जो राज्य की विधायिका स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा है मान लीजिए, तो विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा को ये निलंबित कर सकता है या फिर विघटित भी कर सकता है। देखिए, विघटित कर दिया यानी कि अब वह खत्म हो गया। विघटित कर सकता है या निलंबित कर सकता है। निलंबित कर दिया तो मतलब क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। कल हम बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाए थे। क्या समझाया था मैंने कल आप लोगों को? यही समझाए थे कि जो निलंबित है, निलंबित का मतलब क्या हो गया? कि सस्पेंड हो गया, कुछ समय के लिए उसे सस्पेंड कर दिया गया। विघटित का मतलब क्या हो गया? कि समाप्त कर दिया गया। अब अगर किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा है, राज्य आपातकाल लगा है और वहां की विधानसभा को क्या कर दिया जाए? वहां की विधानसभा को विघटित कर दिया जाए। अब जब विघटित कर दिया जाता है तो वहां पर क्या होगा? जब भी राष्ट्रपति शासन हटेगा तो वहां पर अब नया चुनाव होगा। लेकिन निलंबित करने की स्थिति में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो सस्पेंड हुई है सरकार, यानी कि कुछ समय बाद फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी। तो इस तरीके के हम देखते हैं कि कुछ प्रभाव हमें राज्य की सरकारों पर या राज्य के शासन पर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम यहीं पर बात करें किसकी? राष्ट्रपति शासन की जो न्यायिक समीक्षा है उसको लेकर, जैसे कि हमने किस में देखा था? राष्ट्रीय आपातकाल में देखा था। राष्ट्रीय आपातकाल में हमने क्या कंसेप्ट देखा था? जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था? तो जल्दी से बताओ भाई। अब ज्यादा जो है इधर उधर चक्रियाने की जरूरत नहीं है। अब हमें लग रहा है कि पूरा का पूरा क्या हो गया कि आप लोग जो है घिरनी की तरह घूम रहे हैं इधर से उधर, क्योंकि अब जो है पेज पलट रहे होंगे या देख रहे होंगे कि नोट्स बनाए होंगे, तो अब क्या देख रहे होंगे? पीछे घूम के देख रहे होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और जो लोग पूरा का पूरा क्लास करने के बाद भी कमेंट नहीं करते हैं, है ना, चीज़ों को सीखने के बाद भी जो है अपने आप को अंदर दबा के रखना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि उनके लिए बहुत ही गलत होगा। आप चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे चीज़ें गलत होती हैं तो आप उसे सुधार सकते हैं, लेकिन जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो सुधारेंगे क्या? घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तो क्या करना है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन अगर लग रहा है तो अब उसकी न्यायिक समीक्षा करनी है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें किस अनुच्छेद के माध्यम से यह कह दिया गया था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है? न्यायिक समीक्षा मतलब कि यह सही है या गलत है, इसका न्यायालय जो है जांच करे। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति शासन जो है, ये पहले 38वां संविधान संशोधन हुआ था राष्ट्रपति शासन के लिए। राष्ट्रपति शासन में 38वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1975 में। ठीक है, जो संशोधन हुआ 1976 में। ठीक है, 1975 में 76 लिखिए, 75 में, 1975 में क्या हुआ? 38वां संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा क्या कर दिया गया कि जो राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगाया जाता है तो यह न्यायिक समीक्षा के परे है, न्यायिक समीक्षा के परे है। ठीक है, यानी कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके बाद ही 44वां संविधान संशोधन आता है।
ठीक है, ये दोनों संशोधन इतने महत्वपूर्ण हैं और 44वां, 42वां, 38वां, 24वां ये ऐसे संशोधन हैं जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुए, एक मोरारजी देसाई के टाइम में हुए। तो इन दो सरकारों ने एक बड़े पैमाने पर खूब बड़े बड़े संशोधन किए हैं। मोरारजी देसाई यानी मुख्य रूप से 44वां जो संविधान संशोधन है, और जितने भी संविधान संशोधन किए गए इंदिरा गांधी के द्वारा उसमें परिवर्तन करने वाले हैं। तो ये हुआ आपका 1978 में। इसने क्या कहा, इसने कहा कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी कि कोर्ट इस बात को डिसाइड करे कि क्या राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया गया है तो सही तरीके से लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। तो इस तरीके से एक 1994 में एक केस हुआ था 1994 में, बम्बई मामला, जिसे बम्बई मामले के नाम से, एसआर बम्बई मामले के नाम से जाना जाता है। इस केस को आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति शासन को एक तरीके से होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति की जो घोषणा है वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। इस एसआर बम्बई केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि जो भी राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा दिया गया है तो वो क्या होगा, न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा। अब भाई किसी भी राज्य में लगा दिया, भाई तुम्हारी सरकार किसी केंद्र में किसी और की सरकार है ना, और राज्य में किसी और की सरकार है, तो भाई केंद्र वाली सरकार ने क्या किया कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी सरकार है। तो ये एक दुर्भावना हो गई ना, एक गलत बात हो गई कि भाई अब उसे हटा दो, अब हम जो है अपनी सरकार वहां पे बनाएंगे, क्योंकि अब वहां पर राज्यपाल का शासन चलेगा, हमारा शासन चलेगा धीरे धीरे, और फिर क्या होगा, संसद कानून बना ही सकती है और संसद में हमारी सरकार है ही है। तो जब संसद कानून बना सकती है तब उस स्थिति में क्या हुआ कि सीधे से पार्लियामेंट या केंद्र सरकार का रूल हो गया वहां पे। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें यही चीज दिखाई देती है कि जो एसआर बम्बई मामले हैं उसमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बार फिर से दोहराया कि ये न्यायिक समीक्षा से अलग नहीं है। राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, तो वो क्या है, इससे अलग नहीं है। किससे? न्यायिक समीक्षा से अलग नहीं है। उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और न्यायिक समीक्षा में अगर कोर्ट को ये लगता है कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है, जो राष्ट्रपति ने संतुष्टि दी है किसके लिए, राज्यपाल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, अगर वह गलत है तो उसको जो है न्यायालय रोक सकता है, राष्ट्रपति के कार्यों पर रोक लगा सकता है। और इसके साथ ही अगर राष्ट्रपति ने राज्य की विधायिका को विघटित कर दिया है या निलंबित कर दिया है तो न्यायालय उसे पुनः स्थापित भी कर सकती है। इस चीज को स्पष्ट रूप से जो है किसमें बता दिया गया, एसआर बम्बई मामले में। और ऐसे ही इसमें कई सारी चीजों को बताया गया कि राष्ट्रपति को जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए, एक भेदभावपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, और एक जब आवश्यकता पड़े यानी कि एक अंतिम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां पर सरकार बन जाए। पहले राज्यपाल को ये कोशिश करनी चाहिए कि राज्य में सरकार बन जाए, उसके बाद अगर कुछ नहीं बचता है तब जाकर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राज्यपाल की रिपोर्ट पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें हमें दिखाई देती हैं कि राष्ट्रपति शासन, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, और ये सारे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को बताया। ऐसा ही एक शाह आयोग था, आप लोगों के साथ मैंने जिक्र किया था शाह आयोग। जो शाह आयोग था वो एक तरीके से किस लिए भी बना था, जो 1975 में लगा राष्ट्रीय आपातकाल था उसकी जांच करने के लिए। उसके अलावा आपातकाल पर भी उसने चीजों को बताया, ठीक है, जो कब बना था, 1978 में बना था। इसी तरीके से सरकारिया आयोग था एक, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने भी कई सारी अनुशंसाएं की कि किन आधार पर लगना चाहिए, किन आधार पर नहीं लगना चाहिए। तो ये सारे कंसेप्ट जो है इन दो आयोगों के आधार पर बताए गए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ तक जो है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति शासन जो है उसके प्रभाव हमें क्या दिखाई देते हैं। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से, और जो लोग देख रहे हैं जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है, इंपॉर्टेंट चल रही हैं, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे और आपको इनसे मिलते जुलते चीज़ें मिलेंगी और यही चीज़ें आपको एग्जाम में रखी हुई मिल जाएंगी तो आप ज़रूर समझेंगे और आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हमने जो है सही पढ़ा है और चीज़ें जो है गलत नहीं है। तो एक कोई पॉइंट नहीं छोड़ने की मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा फैक्ट ना छूटे जो आप लोगों के एग्जाम में आ जाए और आप ना कर पाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं समझा कर ही चल रहा हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा रह गया है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, तो जी वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 360 में।
360 में जिक्र किया गया है। और इसकी जो उद्घोषणा करेंगे कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। उद्घोषणा का शक्ति है राष्ट्रपति के पास, आपातकालीन उद्घोषणाओं की शक्ति। तो उद्घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो 360 में ये कब बताया गया है या किन स्थितियों में लगाया जाएगा, और उद्घोषणा का जो आधार है वो क्या होगा? अगर हम आधार की बात करें, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि किन आधारों पर लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, किन आधारों पर लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, उसी तरीके से वित्तीय आपातकाल का भी तो कोई एक आधार होगा। तो राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति, देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वित्तीय स्थिति एकदम खराब हो गई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आधार क्या होगा? राष्ट्रपति संतुष्ट हो किस बात से संतुष्ट हो? कि भारत या किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, खराब है। तो जब ये खराब, अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि देश की और देश के किसी एक हिस्से की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई, कौन सी स्थिति? वित्तीय स्थिति, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो अब खराब हो गई है और वो है स्थिति जो है एक तरीके से वित्तीय स्थिति खतरे में है, देश की वित्तीय स्थिति या वित्तीय जो अर्थव्यवस्था है वो खतरे में है, खराब हो गई है बहुत ज्यादा। तब उस स्थिति में क्या होगा? वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी। किसकी उद्घोषणा की जाएगी? वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी, जो कि 360 में बताया गया है। तो यहाँ पे सीधा सा एक कंसेंट दिया गया है कि राष्ट्रपति को कंसेंट हो जाता है, राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं केंद्र सरकार की इस बात से कि भारत या उसकी जो किसी भी क्षेत्र की जो वित्तीय स्थिति है वो खतरे में है, खराब हो चुकी है, बिल्कुल बेकार हो चुकी है, अब वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर देते हैं। राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा यहाँ पर करते हैं। तो हम इस चीज को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ये इसका एक आधार है। इसके अलावा अगर हम इसमें भी न्यायिक समीक्षा की बात करें तो क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो हाँ, इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। क्या हो सकती है? न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा के लिए वही बात है कि पहले इसे भी जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, 38वां संशोधन रहा, ठीक है, वही चीजें हैं। देखिए याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, चीजों को आप समझ लेंगे तो याद करने में दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं इनमें। 38वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है, इसमें क्या किया गया कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं है, वही बात की गई, न्यायिक समीक्षा में नहीं है, ठीक है, इस चीज को इसमें बता दिया गया सीधा सीधा। इसके बाद अगर हम देखें तो एक 44वें संशोधन में 44वां संशोधन हुआ, 44वां संशोधन हुआ और कब हुआ? 1978 में हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978। जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ तो इसमें क्या कर दिया गया कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कंसंट्रेट होकर चीजों को आप देख रहे हैं तो आपको बड़े आराम से चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तक इन तीनों आपातकालों में एक अच्छी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल ही रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो संसदीय अनुमोदन, है ना, संसदीय अनुमोदन की अगर हम बात करें तो संसद से भी इसका अनुमोदन लेना होगा। जैसे कि हम राष्ट्रीय आपातकाल का लेते हैं, राष्ट्रपति शासन का लेते हैं, तो अब हम क्या लेते हैं इसमें? संसदीय अनुमोदन की बात करते हैं, यानी संसद से कितने समय में ये पारित हो जाना चाहिए। तो संसद में 2 माह के भीतर, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कितने महीने के भीतर होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आंसर। राष्ट्रपति शासन कितने महीने के अंदर संसद से अनुमोदित होना चाहिए? और वित्तीय आपातकाल जो होता है वो 2 महीने के अंदर जो है किससे? संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से, है ना, 2 महीने के भीतर कहां से? दोनों ही सदनों से पारित होना चाहिए। और इसके लिए पारित होने के लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, ये सामान्य बहुमत या कहा जाए साधारण बहुमत से ही, साधारण बहुमत से ही पारित हो जाता है, ठीक है, साधारण बहुमत से ही पारित हो जाता है। क्लियर है? अब ये पारित हो गया 2 महीने के अंदर अंदर, तो पारित होने के बाद ये कितने समय तक रहेगा? तो देखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये डाल दीजिए
कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितने समय तक रहता है और कब कब उसे बढ़ाया जाता है, तो चाहे आपको लिखना पड़े लिखिए आराम से, ठीक है, लेकिन कमेंट में डालिए। और जो राष्ट्रपति शासन है वह कितने समय के लिए अधिकतम लगाया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वित्तीय आपातकाल है अगर अनुमोदित हो जाता है संसद से 2 महीने के भीतर, तो कितने समय के लिए लग जाएगा, ये लग जाएगा अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। यानी कि इसके लिए कोई टाइम डिसाइड नहीं किया गया है, ये इसके लिए कोई टाइम डिसाइड नहीं किया। अनिश्चित काल से लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अधिकतम समय की सीमा निर्धारित नहीं है, यही तो बात हो गई, अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है, अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो अनिश्चित काल है उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है कि जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। इसमें अगर आगे भी जारी रहते हैं तो यहाँ पे अब जो है पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। क्यों, यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए 2 से कंपेयर कीजिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसमें क्या था, जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था कि एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है, 6 महीना निर्धारित किया गया, उसके बाद बढ़ाने के लिए भी जो है 6-6 महीना करके बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद भी अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 6-6 महीना करके, ठीक है। और उसमें भी जो है पुनः मंजूरी चाहिए होती है, किसकी, संसद की। राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति शासन में क्या है कि 6 महीने तक का लग जाता है पहले, फिर उसके बाद उसे 6 महीने और बढ़ाने के लिए संसद की अनुमति लेनी होती है। फिर जब 1 साल तक बढ़ता है तो उसके बाद आगे बढ़ाने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, वो मैंने आप लोगों को समझाया था कल, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जिन्होंने क्लास की है तो वो लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे कि क्या कनेक्ट हो रहा है, जिनका छूट गया है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि पिछली क्लास को देखिए, पहले अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद आगे आइए। एक पूरी सीरीज चल रही है ये, आपने अगर एक क्लास मिस की है तो अगली क्लास को थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी ही आएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 सालों के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पंजाब के मामले में थोड़ा सा अलग रहा था, वहां पे 68वां संविधान संशोधन करना पड़ा था 1991 में। 1987 में वहां पंजाब में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो 3 साल तो वैसे ही हो गए थे, लेकिन उसके आगे भी जरूरत पड़ रही थी, चुनाव नहीं हो पा रहे थे, तो 91 में 68वां संविधान संशोधन किया गया और फिर आगे बढ़ाया गया 5 साल के लिए, वो हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि संसद का जो अनुमोदन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 महीने के भीतर जो है ये हो जाना चाहिए। और इसके साथ ही संसद में सामान्य बहुमत से होना चाहिए, और इसका कोई टाइम नहीं है, अनिश्चित काल के लिए लगा रह सकता है। अब जब अनिश्चित काल के लिए लगा रहता है तो ये चीज़ जो है थोड़ी दिक्कत सी हमें लग रही है कि अनिश्चित काल तो मतलब कितना भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि इसको वापस नहीं लिया जा सकता, बीच में इसको कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसकी जो वापसी है वो साधारण एक राष्ट्रपति की उद्घोषणा से हो जाता है। राष्ट्रपति अगर इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि अब स्थितियां सुधर गई है तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा से क्या हो जाएगा, इसकी वापसी हो जाएगी, इसकी वापसी आ जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि वित्तीय आपातकाल वापस हो जाएगा और इसके लिए संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि वित्तीय जो मंजूरी मतलब कि इस उद्घोषणा को संसद में पारित करने की जरूरत नहीं है, संसद में पारित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार कंपेयर कीजिएगा, आपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों को एक साथ रखिएगा, आपको बड़े आराम से कंपैरिजन करके चीजें ध्यान में आ जाएंगी, याद हो जाएगी। अगर इसके प्रभाव की बात करें, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, राष्ट्रीय आपातकाल का माफ कीजिएगा, वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तो जो केंद्र का कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार हो जाएगा। मतलब यह है राज्यों के वित्तीय मामलों पर क्या हो जाएगा, केंद्र का अधिकार हो जाएगा। राज्य सेवा में, ठीक है, राज्य सेवा के जो कर्मचारी होंगे, उनके वेतन में कटौती होगी। तीसरा क्या बोला गया है कि जो केंद्र सरकार है ना, केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्र सेवा में लगे हुए जो कर्मचारी हैं और
इस बात को और ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी भी सैलरी कटेगी, ठीक है, उनका भी वेतन कटेगा। तो इस चीज को इसमें बताया गया है कि प्रभाव जो है इन पर दिखाई देता है, एक तरीके से वित्तीय मामलों पर ही प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो वित्तीय आपातकाल है वो आप लोगों को यहाँ पे आराम से समझ में आ गया होगा अगर आपने राष्ट्रीय आपातकाल को समझा। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति शासन तो 100 से अधिक बार अलग अलग राज्यों में लग चुका है। 9 बार तो उत्तर प्रदेश में ही लगा है, 8 बार तो बिहार में लगा है। तो इस तरीके से जो है कई बार जो है लग चुका है भारत के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और इसके कारण अलग अलग रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल मामले ज्यादा रहे हैं, है ना, आपसी द्वेष, अलग अलग पार्टियां होना, ये ज्यादा रहा है और आजकल भी हमें ये दिखाई देता है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा है। कब कब लगा है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। रही बात वित्तीय आपातकाल की, तो ये अभी तक ऐसी कोई स्थिति में नहीं लगा है कि वित्तीय आपातकाल की हमें जरूरत पड़ी हो। हालांकि एक बार स्थिति बन रही थी 1991 में, लेकिन उस समय हमारे जो अर्थशास्त्री थे, जो भी अर्थशास्त्री रहे और जो भी हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स रहे, उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से संभाल लिया और हमें जो है वित्तीय आपातकाल को देखना नहीं पड़ा। तो अभी तक जो है हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें कुछ इसी तरीके से ही बनी हुई है जैसे संविधान में इसको लिखा गया है। इसमें किसी तरीके के एक तरीके से संशोधन नहीं देखा गया। वही न्यायिक समीक्षा वाला हम संशोधन देखते हैं कि वो तीनों में ही है, न्यायिक समीक्षा के लिए तीनों में ही है, वही 38वां संशोधन। और इसके माध्यम से अगर कुल मिला के कहा जाए कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 था, उसके माध्यम से आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। सीधे सा बात है, आपातकाल में आप तीनों ही आपातकाल को ले सकते हैं। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से, यस नो करके लिख लीजिए। कोई बात हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि इसका निदान तो मैं ऐसे भी कर सकता था, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लाइव आना। मुझे पता नहीं चलेगा अभी कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लाइव आएंगे तब हम जो है चीज़ों का, डाउट्स का सीधे निदान करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। जितने सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे, या कहा जा सकता है 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर होंगे तभी लाइव आएंगे। देखिए एक तरीके से अभी तक जो आदत है, जो लोग ऑफलाइन क्लास में मेरे से पढ़े हैं, आदत है कि एक ऑफलाइन पढ़ाना और उसमें भी एक डिस्कशन होना आप लोगों के साथ, कि एक किसी न किसी तरीके का क्वेश्चन इरेज होना और उसके जवाब देना, है ना। तो क्लास में पढ़ाने का मजा तभी आता है जब एक डिस्कशन हो। अभी क्या होता है कि मैं सीधा सीधा पढ़ाता चला जाता हूँ और जो चल रहा है उसे चलता रहता है। अब कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है या किस तरीके के नोट्स बना रहा है इसका कुछ पता ही नहीं चलता। किसी के क्वेश्चन भी है तो वो बाद में देखने को मिलता है कि हाँ ये क्वेश्चन आया है तो इसको अगली वीडियो में बताएंगे, तो ये थोड़ा लेट मामला हो जाता है। तो उसके लिए लाइव होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, अभी तक तो यहाँ पे राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ थी, है ना। लेकिन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में क्या है, केवल इतना है कि वह तीनों ही आपातकाल की उद्घोषणा करता है। लेकिन इसके साथ ही हमने जो है क्या कर दिया, हमने आपातकाल को भी समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आपातकाल का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। जल्दी से बता दीजिए आपातकाल का जो कंसेप्ट है, नेशनल जो इमरजेंसी है, या कहा जाए कि जो इमरजेंसी है वह किस भाग में दिया गया, संविधान के किस भाग में उसका जिक्र किया गया है, और कौन कौन से अनुच्छेद है, कितने से कितने तक अनुच्छेद है। जल्दी से इस बात का भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अब बच जाता है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, ठीक है। तो वीटो पावर, अक्सर कैंडिडेट इस चीज को लेकर, जो अभ्यर्थी हैं वो इस चीज को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है ये वीटो शक्ति, है ना। उनको बस इतना पता है कि 111 में ये बताया गया है कि वो या तो स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, या पुनर्निर्वाचन के लिए भेज सकता है। तो सीधी सी बात है, संसद द्वारा जो पारित विधेयक है या कोई भी विधेयक है वो तब तक अधिनियम नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे मंजूरी ना दे दे या राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर ना कर दे। हम इस चीज को मानते हैं, इस चीज को जानते भी हैं कि संसद में कोई भी विधेयक आता है, बिल आता है, संसद में अधिनियम नहीं आता है। संसद में क्या आता है, विधेयक आता है, बिल आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे जब मनोनीत वाला बताया था तो मैंने क्या बताया था कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019, तो ये विधेयक बताया मैंने, 126वां विधेयक बताया।
ठीक है। संविधान में संशोधन विधेयक कौन सा है? 126वां। अब इसे राष्ट्रपति ने पारित कर दिया। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका संबंध किससे है, 126वें संशोधन विधेयक से लेकर इसका संबंध किससे है। अब ये एक्ट बन गया, तो एक्ट बनने के बाद जो ये संशोधन हो गया, ये कौन सा संशोधन हो गया? 104वां संविधान संशोधन हो गया। तो अब हम इसको ऐसे बोलेंगे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? अधिनियम, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसे पारित कर दिया है। तो अब 126वां जो संविधान संशोधन विधेयक है ये, ठीक है, लेकिन 104वां ये संविधान संशोधन अधिनियम है, एक्ट हो गया है। और इनमें क्या बात बोली गई है मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका मीनिंग या इसमें किस चीज को बताया गया है। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति प्राप्त है ना, वीटो शक्तियां है वो कैसे प्राप्त है, किन मामलों में प्राप्त है कि राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर सिग्नेचर नहीं कर दे वो है अधिनियम नहीं बनता है। तो इस मामले में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, है ना, 3 विकल्प दिए गए हैं। क्या दिए गए? 3 विकल्प दिए गए हैं। क्या विकल्प दिए गए हैं? जो कि इन 3 विकल्पों को बताया गया है किसमें? संविधान के अनुच्छेद 111 में, 111 में इस चीज को बताया गया है। तो क्या क्या चीजें दी गई है कि राष्ट्रपति विधेयक को, एक तो विधेयक को क्या कर दे, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, ठीक है, स्वीकृति दे दे, उसे अनुमति दे दे कि ठीक है जी अब हम जो है इसको अधिनियम बनाते हैं। एक विकल्प ये होता है। एक विकल्प होता है राष्ट्रपति के पास कि विधेयक को सुरक्षित अपने पास रख ले, सुरक्षित रखे। तीसरा विकल्प होता है कि विधेयक को क्या करे, पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज दे। किसको भेज दे? संसद को वापस भेज दे। बस शर्त यह है कि धन विधेयक नहीं हो। अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक को यह पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकती, ठीक है। राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 3 प्रकार के विकल्प बताए गए हैं किसमें? राष्ट्रपति को, कि कोई भी अगर विधेयक संसद से आता है मंजूरी के लिए, किसके पास? राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए आता है, तब हम देखते हैं कि उसके पास 3 विकल्प होते हैं कि राष्ट्रपति संसद से आए विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे। स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो वो तुरंत क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। एक्ट का हिंदी में रूपांतरण क्या होता है? अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो विधेयक को वो सुरक्षित रख सकता है अपने पास कि ठीक है हम इसे बाद में देंगे, अभी ये मेरे पास रहेगा। या फिर कोई विधेयक पर राष्ट्रपति को लगता है कि संसद को इस पर जो है एक बार फिर से जो है डिस्कशन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है तो हो सकता है कि संसद ने थोड़ा तेजी से बना दिया हो, जल्दबाजी में बना दिया हो, या फिर ये संविधान के अनुकूल नहीं है, तो आप जो है इस पर एक बार फिर से विचार कीजिए। ऐसा कहकर राष्ट्रपति वापस पार्लियामेंट को लौटा सकते हैं। लेकिन धन विधेयक के मामले में ये वाला काम नहीं होता है, यानी कि पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। तो यही कारण रहता है कि राष्ट्रपति को जो वीटो पावर है वो क्यों दी गई, है ना। राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां जो हैं वो क्यों दी गई, शक्तियां क्यों दी गई? उसका कारण यही रहा कि एक तो संसद द्वारा अगर किसी तरीके से, या संसद द्वारा या राज्य विधानसभा के द्वारा, या कहा जाए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विधान या विधायिका लिख देते हैं, विधायिका द्वारा किसी कानून को या किसी विधेयक को जल्दबाजी में या सही ढंग से पारित नहीं किया गया है, तो उसको रोकने के लिए, और इसके अलावा असंवैधानिक विधेयक को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि कोई भी जो राष्ट्रपति को जो पावर दी गई है, वीटो पावर दी गई है, उसका एक कारण क्या है कि अगर विधायिका यानी कि संसद या फिर राज्य की विधान सभा किसी भी तरीके से ऐसे कानून को पारित करती है जो जल्दबाजी में उसने पारित किया हो, ये सही ढंग से नहीं किया गया है, तो उस पर रोकने के लिए कि भाई इसे एक बार फिर से देख लो, ये गलत है, या फिर उसे अस्वीकृति प्रदान कर दे राष्ट्रपति की, संविधान के अनुकूल नहीं है, गलत है, तो कोई असंवैधानिक विधेयक हो उसे रोकने के लिए
और कोई गलत तरीके से आया है, जल्दबाजी में आया है, सही ढंग से पारित नहीं हुआ है, तो उसको रोकने के लिए राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां दी गई हैं और 3 विकल्प उसमें राष्ट्रपति के लिए बताया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें वीटो पावर जो होती हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कंसेप्ट क्या होता है, कितने प्रकार की जो है वीटो शक्तियां हमें देखने को मिलती हैं, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि वीटो शक्तियां कितने प्रकार की हैं और भारत में कितने प्रकार की वीटो शक्तियां हैं, विश्व में कितने प्रकार की प्रचलित हैं और भारत में कितने प्रकार की प्रचलित हैं। यहां तक तो नॉर्मल जो है सामान्य अभ्यर्थी जो अक्सर चीज़ों को पढ़ता है उसको नॉर्मल ये चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जो वीटो कितने प्रकार के हैं भारत के राष्ट्रपति के पास वो मैं अब आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको पता है वो बौद्धिक आतंकवादी ना बने, बस चीज़ों को आराम से थोड़ा सा एक बार फिर से समझे, हो सकता है कुछ नया मिल जाए। ठीक है, एक चीज होती है वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब होता है, या हिंदी में बोले तो मूल्य तटस्थता, तटस्थता। तो जो वैल्यू न्यूट्रलिटी है उसका मीनिंग क्या होता है, इस चीज को समझिए। अगर आपको कोई चीज पहले से आती है या आपने उसे थोड़ा बहुत पढ़ा है, सीखा है, और सामने वाला आपको थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश कर रहा है या अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार उसे सुनिए, ठीक से सुनिए। ये नहीं कि आपने पहले से सीखा हुआ है तो उस चीज को आप क्या करने लगे, बार बार ये सोचने लगे अरे ये तो मैंने सीखा हुआ है, ये तो मैंने सीखा हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है उसमें। वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब पहले आप सुनिए एक बार, अगर आप लोगों ने देखा, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ने के बाद जो है मैं उनका सम्मान करता हूँ, थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा है पहले से, लेकिन पढ़ने के बाद खलीफा बन जाना तुरंत वो गलत चीज होती है ना। तो अब यहाँ पर पहले सुनिए उसकी बात को। अगर आपको लगता है कि वो चीज नहीं है या उसमें जो चीजें हैं फैक्ट हैं जो आपने पहले पढ़ा था, हो सकता है वो आपने गलत पढ़ा हो, तो वो चीज अगर गलत है ये सही आ रही है तो इसको आप लीजिए, यानी कि तर्क के आधार पर अपनी बुद्धि पर उतारिए। ये नहीं कि जिसने आपको जैसा परोस दिया आपने वैसा ही खा लिया, भले ही वो खाना बासी हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, चीज़ों को जो है तर्कपूर्वक समझना है, जो लोग पहले से ही जानते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन और इस कॉन्फिडेंस, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो थंबनेल को ही देखकर आगे भी बढ़ जाते होंगे कि अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को खो देंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचे और बहुत से लोग जान सकें चीज़ों को, और साथ साथ जो है मैं लाइव भी आ सकूँ, है ना। इस चीज़ को मैं कई बार बोल चुका हूँ। चलिए, तो इसके साथ ही जो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं, इसके संबंध में अगर हम विश्व स्तर पर बात करें, विश्व में वीटो शक्तियों के बारे में बात करें, वीटो, ठीक है, तो विश्व में जो वीटो शक्तियां हैं वो मुख्यतः 4 रूपों में देखी जाती हैं, या 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती है। अगर पहली की बात करें तो एक विशेषित होती है, विशेषित वीटो कहा जाता है एक को। एक होता है अत्यांतिक वीटो, परीक्षाओं में बने हुए हैं प्रश्न इन सब से। अत्यांतिक वीटो। एक होता है निलंबन कारी वीटो, और एक होता है पॉकेट वीटो। एक क्या होता है? पॉकेट वीटो। अब जो विशेषित वीटो है ये भारत में नहीं है, ठीक है, ये भारत में नहीं है। विश्व में अलग अलग देशों के पास है, लेकिन ये भारत में नहीं है। मुख्य रूप से अगर उदाहरण देखा जाए तो अमेरिका में इसका उपयोग होता है, लेकिन भारत में नहीं होता है। ठीक है, भारत में नहीं होता है। कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों प्रकार के वीटो हैं। ये तीनों प्रकार के वीटो जो है भारत के राष्ट्रपति के पास बताए गए हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों प्रकार के वीटो रहते हैं। अब इन तीनों प्रकार के जो वीटो हैं इसमें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि अत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल कब होता है, निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल कब होता है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कब होता है। इनकी परिस्थितियां अलग अलग हैं और अलग अलग समय पर, और इस प्रकार के वीटो का उपयोग करके राष्ट्रपति कैसे विधेयक को अगर समाप्त करना है तो समाप्त कर सकता है, या उसे रोक सकता है, या फिर उसे पुनर्विचार के लिए किसमें भेज सकता है। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। अत्यांतिक वीटो, सबसे पहले कि जो अत्यांतिक वीटो है वो क्या है। अत्यांतिक वीटो को अंग्रेजी में एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है, एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। और इस वीटो पावर में क्या होता है कि राष्ट्रपति, संसद से आया कोई विधेयक है ना, संसद से, ये ऐसे विधेयक के संबंध में होता है जिसको राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है, और उस पर क्या होगा कि जैसे ही वो सुरक्षित रख लेगा अपने पास तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, वह विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। संसद द्वारा पारित विधेयक अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसमें हम क्या देखते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक अपने पास सुरक्षित रख लेगा कौन, राष्ट्रपति। और जैसे ही उसने सुरक्षित रखा क्या हो जाएगा, वह विधेयक समाप्त हो जाएगा और एक्ट नहीं बन पाएगा, यानी कि अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक है, यानी कि किसी विधेयक को समाप्त करना हो, ठीक है, और उसको एक्ट नहीं बनाना है तो राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो का उपयोग करेगा। और ये अत्यंतिक वीटो दो ही कंडीशन में इस्तेमाल की जा सकती है। क्या कंडीशन हो सकती हैं इनकी, दो ही मामलों में इसका उपयोग किया जा सकता है, दो ही मामलों में। दो मामले क्या हो सकते हैं, पहला मामला कि ये जो विधेयक संसद में लाया गया ये गैर सरकारी विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक। अब बहुत से लोगों के मन में ये बात उमड़ रही होगी कि ये गैर सरकारी विधेयक क्या होगा, है ना। तो ये गैर सरकारी विधेयक का मतलब है कि प्राइवेट बिल, और प्राइवेट बिल का भी और जो मतलब मैं बताऊं कि संसद का वह सदस्य जो मंत्री नहीं है ना। गैर सरकारी विधेयक का मतलब क्या हो गया, गैर सरकारी का मतलब सबसे पहले समझिए कि संसद का वह सदस्य जो मंत्री नहीं है, समझे, जो मंत्री नहीं है वह व्यक्ति इस विधेयक को लेकर आया, कोई बिल लेकर आया। देखिए हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें एमपीज होते हैं, सदस्य होते हैं। सभी एमपी मंत्री तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो सदस्य मंत्री नहीं है, अगर वह किसी विषय पर कानून लेकर कोई कानून बनवाना चाहते हैं और वो कोई विधेयक लेकर आए हैं संसद में, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट बिल या फिर गैर सरकारी विधेयक। अगर इस प्रकार का विधेयक संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसे सुरक्षित रख लेते हैं तो वो समाप्त हो जाता है या फिर वह एक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है। हालांकि उसे पास भी कर सकते हैं, उसे कानून भी बना सकते हैं, तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सरकारी विधेयक है, सरकारी विधेयक है। तो जो सरकारी विधेयक है दोस्तों, ये सरकारी विधेयक का मतलब क्या हो गया, सरकारी विधेयक मतलब जो मंत्री लोग हैं उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया है। तो सरकारी विधेयक के संबंध में कोई संसद से पारित होकर विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और उस समय क्या हो कि मंत्रिपरिषद, तभी जैसे ही राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देता है, त्याग पत्र दे देता है। त्याग पत्र मतलब कि मान लीजिए कि 5 साल का जो टर्म है वो खत्म हो गया, संसद से पारित हो गया था विधेयक, राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, या फिर किसी भी तरीके से सरकार गिर जाती है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, मान लीजिए सरकार थी, अविश्वास प्रस्ताव आ गया और सरकार गिर गई, तो वहां पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। मंत्रिपरिषद ने त्याग पत्र दे दिया, लेकिन विधेयक जो है संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा हुआ है। अब राष्ट्रपति जी उसे जो है अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत रखेंगे और जो त्यागपत्र मंत्रिपरिषद ने दिया है, अगली बार जब नया मंत्रिपरिषद आएगा, है ना, और क्या हो कि जो नया मंत्रिपरिषद है, नया मंत्रिपरिषद जो बना है, इनके बाद, इनके त्यागपत्र देने के बाद वह मंजूरी देने से मना कर दे, मंजूरी से मना कर दे, ठीक है। मंजूरी से जब नया जो मंत्रिपरिषद है वो मंजूरी देने से क्या करे, मना कर दे, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसे अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत रखेंगे और वह सुरक्षित रख लेंगे। और इसका मतलब क्या हो गया कि वह अधिनियम, वह विधेयक एक्ट नहीं बन पाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा और समाप्त हो जाएगा। तो अत्यंतिक वीटो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। सुरक्षित रखने का मतलब क्या है कि वह समाप्त हो जाएगा या एक्ट नहीं बन पाएगा। ये दो ही मामलों में किया जा सकता है, एक जो गैर सरकारी विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक यानी कि किसी सांसद के द्वारा लाया गया विधेयक हो, दूसरा एक सरकारी विधेयक हो सकता है। लेकिन सरकारी विधेयक के मामले में अत्यंतिक वीटो का उपयोग तब किया जाता है जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे और नया मंत्रिपरिषद उस पर अपनी मंजूरी या सहमति ना दे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो निलंबनकारी वीटो है वो क्या है, तो अत्यंतिक वीटो समझ में आया होगा आप सभी लोगों के। जिसको समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो उसे लिख कर डाल दीजिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो भी, दूसरा डाउट भी आप लोग डाल सकते हैं। कोशिश करता हूं कि मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ लूं और उसके डाउट्स मैं अगली क्लास में दे दूं।
लेकिन क्या होता है कि सारे डाउट्स या सारे जो कमेंट्स हैं वो पढ़े नहीं जा सकते हैं इतनी आसानी से, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शेयर कर दीजिए, 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए, और फिर उसके बाद हम लाइव इंट्रा होगा हमारा, और हम जो सीधे सीधे आपके क्वेश्चन के आंसर भी आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चलते हैं निलंबनकारी वीटो। अब जो निलंबनकारी वीटो है ये क्या है भाई? निलंबनकारी वीटो, इसमें भी वही कि विधेयक जो है वो संसद से पारित हुआ और कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब जो संसद से पारित विधेयक है ना, विधेयक को संसद से जो पारित है ना, तो विधेयक को जब संसद से पारित होगा कहाँ पहुंचा? राष्ट्रपति के पास पहुंचा। निलंबनकारी वीटो का उपयोग कहाँ किया जाएगा? पुनर्विचार के लिए किया जाएगा। तो विधेयक को संसद में पुनर्विचार, किसके लिए? पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। ठीक है, पुनर्विचार के लिए संसद विधेयक में पहुंचा दिया जाता है, यानी कि विधेयक को कहाँ पहुंचा दिया जाता है? पुनर्विचार के लिए पहुंचा दिया जाता है। कहाँ? संसद में। अब इसके बाद जो पुनर्विचार करने के बाद संसद क्या करे? संसद ने पुनर्विचार कर लिया और उसमें संशोधन किया या नहीं किया? नहीं किया, नहीं संशोधन। ठीक है, संशोधन नहीं किया, या तो संशोधन करके वापस भेज दे या फिर संशोधन किए बगैर वापस भेज दे। दोनों ही कंडीशन में अगर उसे वापस भेज दिया है कहां? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तब अब राष्ट्रपति बाध्यकारी हैं स्वीकृति देने के लिए, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी है। अब इस बात को समझिए, निलंबनकारी वीटो कहाँ इस्तेमाल होता है? यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंडेड वीटो या सस्पेंशियल वीटो। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो भी बोल सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो बोला जाएगा। अब ये जो सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे कि जो विधेयक उनके पास पहुंचा है उस विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेजेंगे, और संसद क्या करे कि उस विधेयक में संशोधन भी कर सकती है या फिर बिना संशोधन किए एक बार फिर से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है। अब जब राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति वापस आए उस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, स्वीकृति देने के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। तो यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के इस वीटो को, यानी कि निलंबनकारी जो वीटो की पावर है उसको संसद जो है साधारण बहुमत से ओवर रूल कर देती है, साधारण बहुमत से पीछे छोड़ देती है, ओवर रूल कर देती है। मतलब कैसे? साधारण बहुमत से कैसे कि देखिए दोबारा से वो पास कर दिया, साधारण बहुमत से विधेयक को पारित करके वापस भेज दिया, तो इस वीटो को लगाने का कोई फायदा थोड़ा ही हुआ। अगर संशोधन किया तो ठीक है, नहीं किया तो क्या हुआ कि इस वीटो को लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। उनको तो दूसरी बार जब जाएगा उनके पास तो उनको स्वीकृति तो प्रदान करनी ही होगी, ये उनके ऊपर बाध्यकारिता आरोपित है ही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुनर्विचार के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया किस प्रकार के विधेयक को नहीं भेजा जा सकता है? धन विधेयक को नहीं भेजा जा सकता है। धन विधेयक अगर होगा तो इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता, लेकिन धन विधेयक को स्वीकृति दी जा सकती है या स्वीकृति नहीं दी जा सकती है, या अपने पास जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन पुनर्विचार वाला पावर जो है राष्ट्रपति के पास नहीं होगा धन विधेयक के मामले में। लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? धन विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं या स्वीकृति पर रोक लगा सकते हैं, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं कैंडिडेट कि अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति निम्नलिखित शक्ति रखते हैं, कौन सी शक्ति नहीं रखते हैं? तो यहाँ पे पुनर्विचार नहीं रखेंगे, स्वीकृति की रखते हैं, सुरक्षित रखने की रखते हैं, पुनर्विचार की शक्ति नहीं रखते हैं कि उसे पुनर्विचार के लिए भेज सके। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूँ, चीजें आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये था आपका निलंबनकारी वीटो, और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, और आप लोगों पर भी पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छे से धैर्य के साथ क्लासेस कर रहे हैं। सारी जो लोग भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे, यही मेरी कामना है। इसके बाद पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो की अगर हम बात करें तो जो पॉकेट वीटो है, पॉकेट वीटो एक क्या होता है कि इसमें बड़ा ही अच्छा सा होता है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि ये एक वीटो जो है, ये वीटो पावर जो है एक तरीके से निष्क्रिय वीटो पावर है ना, इसको हम निष्क्रिय कह सकते हैं। पॉकेट वीटो को पॉकेट वीटो या अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन इसको अगर हम अपनी तरफ से ध्यान रखना चाहें तो ये निष्क्रिय है। इसमें क्या होता है कि कोई अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा है
तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति ना तो सहमति देते हैं, ना तो कोई सहमति देंगे, ठीक है, ना ही उसे वापस लौटाएंगे, ठीक है, ना सहमति देंगे, ना स्वीकृति देंगे, ना ही वापस लौटाएंगे सहमति देंगे, ना ही उसे क्या करेंगे अस्वीकृत करेंगे, और ना ही क्या करें पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। यानी कि इनमें से कोई काम नहीं होगा, या ना तो उसे सहमति देंगे, ना ही स्वीकृति देंगे, ना ही पुनर्विचार के लिए उसे लौटाएंगे। यानी कि जो 3 विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास 111 में, ठीक है, अनुच्छेद 111 में मैंने क्या बताया 3 विकल्प होते हैं, उन तीनों विकल्पों में से कोई सी का उपयोग नहीं करेंगे तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। ये इसलिए ऐसा है राष्ट्रपति के पास कि संविधान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति को इतने समय में, है ना, इतने समय में, कोई समय निर्धारित किया होगा, इतने समय में क्या करना होगा, विधेयक पर निर्णय लेना होगा, विधेयक पर निर्णय। यानी कि विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति, संविधान में कोई भी टाइम डिसाइड नहीं किया गया है, समय निर्धारित नहीं किया गया है राष्ट्रपति को, तो इसी वजह से पॉकेट वीटो कहलाता है। पॉकेट वीटो में क्या है कि उन्होंने विधेयक लिया और चुपचाप जेब में रख लिया है कि भैया आप जो है बात करेंगे, फिर कभी बात करेंगे आराम से, ठीक है। तो सहमति नहीं भी दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत भी नहीं करते हैं, और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। यानी कुछ भी नहीं करेंगे, उसे चुपचाप उठा के जेब में डाल देंगे और निष्क्रिय पड़ा रहेगा, ठीक है, वो ऐसे निष्क्रिय पड़ा रहेगा। तो ऐसा हुआ है, कई बार हुआ, और तीनों के ही उदाहरण हमें देखने को लगातार मिले हैं, ठीक है। तो पॉकेट वीटो में जो विधेयक होगा वह इसलिए ऐसा देखा जाता है, पॉकेट वीटो को इसलिए देखा जाता है क्योंकि संविधान में जो है किसी भी तरीके से राष्ट्रपति के लिए ये समय निर्धारित नहीं किया गया है कि वह इतने समय में विधेयक को वापस लौटा दे या फिर विधेयक पर अपना निर्णय दे दे, ठीक है। लेकिन अगर हम अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका में ये जो टाइम दिया गया है वो 10 दिन का दिया गया है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो किसी भी विधेयक पर 10 दिन के भीतर अपना निर्णय दे दे। लेकिन भारत में जो है ऐसा कोई भी निर्णय लेने के लिए या राष्ट्रपति को निर्णय देने के लिए किसी भी तरीके का टाइम को डिसाइड नहीं किया गया। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पॉकेट वीटो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम दो बात करें कि जैसे कि जो वीटो पावर है, वीटो पावर का उपयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं किन मामलों में, किन मामलों के विधेयक में। देखिए धन विधेयक मत बोलना है ना, बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर धन विधेयक बोल देते हैं। धन विधेयक के मामलों में वीटो पावर का उपयोग नहीं हो सकता है, हो सकता है वैसे या तो स्वीकृति दे दे या फिर अपने पास सुरक्षित रख ले, बस पुनर्विचार के लिए तो नहीं भेज सकते, है ना, पुनर्विचार के लिए तो नहीं भेज सकते, क्योंकि उन्हें पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि पूर्वानुमति, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही तो वह पारित किया गया है, ठीक है। तो इसलिए वो जब संसद से पारित होकर दोबारा उनके पास आता है तो वह उसे क्या, या जो पूर्वानुमति में ही क्या हो सकता है, संसद से पारित तो बाद में होगा, पहले पूर्वानुमति तो किसकी ली जाती है, राष्ट्रपति की ली जाती है। तो वह पुनर्विचार के लिए किसको भेजेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हीं के पास आएगा, ठीक है। तो पुनर्विचार के लिए तो उसी विधेयक को भेजा जाएगा ना जिस पर विचार करके उनके पास भेजा गया है। लेकिन धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक पहले राष्ट्रपति को ही पास ही भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए किसके पास भेजेंगे, कोई नहीं है विचार करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं उस पर या फिर अपने पास उसे सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है, आप इस लॉजिक को समझिए। अगर ये लॉजिक समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं ये प्रभावी नहीं होती हैं किस पर, अगर संविधान संशोधन विधेयक है, कोई संविधान संशोधन, अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, तो यह प्रभावी नहीं, संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो शक्तियां प्रभावी नहीं होती हैं, वीटो शक्तियां प्रभावी नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कई बार पूछा जाता है। और ये कंसेप्ट कब लाया गया कि शक्तियां प्रभावी नहीं होंगी, वीटो शक्तियां, ये लाया गया 24वें संविधान संशोधन, देखिए ये भी इंदिरा गांधी के टाइम का है, संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी का टाइम याद रख लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन तो वैसे याद हो जाएंगे। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया और यह कहा गया कि जो संविधान संशोधन का कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति उस पर वीटो शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इस बात को कहा गया। और संविधान संशोधन का जो भी विधेयक होगा
उस पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है, स्वीकृति देना अनिवार्य है। समझे भैया? तो स्वीकृति देना जो है अनिवार्य होगा। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि संविधान संशोधन के जो विधेयक होते हैं उस पर वीटो की शक्ति प्रभावी नहीं होती है। इसका कंसेप्ट 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में दिया गया और इसके द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया कि अगर संविधान संशोधन के मामले में कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो वह उसे स्वीकृति देगा ही देगा, और उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। और ये एक कहा जा सकता है आश्चर्य की भी बात रही कि 44वें संविधान संशोधन में भी इसमें चेंज नहीं किया गया, क्योंकि हो सकता है कि ये उनको सही लगा हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियां जो है कहीं ना कहीं बंध जाती हैं और राष्ट्रपति पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शन। एक तो वो पहले से ही हमारे यहाँ नाम मात्र का वास्तविक संस्था वो प्रशासक रहा है, या कहा जाए कि नाम मात्र का शासक रहा है। अब उसके बाद उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के संशोधन करके अलग से ही रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक, अगर संविधान संशोधन के द्वारा किसी तरीके का असंवैधानिक भी कार्य किया जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसे स्वीकृति देने के लिए अनिवार्य है। लेकिन ये तो सही है कि हमारा संविधान किसी को सुप्रीम पावर नहीं देता है, तो इसी वजह से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बैठा हुआ है कि अगर तुम संविधान में संशोधन करोगे और कुछ गड़बड़ी करोगे तो हम वहाँ पे बैठे हुए हैं ना। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के पास अगर ये पावर नहीं है कि वो संविधान संशोधन किसी भी ऐसे विधेयक को जिसको उनको लगता है कि गड़बड़ी में बनाया गया है, जल्दबाजी में बनाया गया है, उनको रोक ले या फिर उस पर पुनर्विचार करवा दे, तो राष्ट्रपति नहीं करवा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे संविधान की खूबसूरती है। इतना अच्छा और खूबसूरत संविधान विश्व में मुझे नहीं लगता कि कहीं और होगा, और ना ही कहीं है कि इस तरीके का चेक एंड बैलेंस रखता होगा। और इतना बड़ा संविधान जो बना है तो इतना बड़ा दिमाग भी लगा होगा लोगों का। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक भले ही राष्ट्रपति उस पर कोई निर्णय ना ले सकते हो, वो मजबूर हो स्वीकृति देने के लिए, लेकिन हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे मामलों पर आराम से निर्णय ले सकता है, समीक्षा कर सकता है कि कहीं ये जो संशोधन है संविधान के जो मूल ढांचे हैं उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जो देश की हमारी संप्रभुता है, अखंडता है, उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो उसकी रक्षा एक तरीके से संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस मामलों में रहता है। तो राष्ट्रपति को एक तरीके से कोई पावर यहाँ पर नहीं होती है। इसी तरीके की जो शक्तियाँ हैं या जो पावर है वो राज्य विधायिका के मामले में भी है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ राज्य विधायिका पर भी काम करती है ना, राज्य विधायिका पर भी काम करती हैं। राज्य विधायिका मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, स्टेट लेजिस्लेचर है कि मान लीजिए कि जो राज्य है कोई, तो राज्य की विधानसभा से, राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा से कोई विधेयक पारित हुआ तो पारित होकर वो कहाँ जाएगा? पारित होकर जाएगा राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, पहले जाएगा वो राज्यपाल के पास, जो उस राज्य का राज्यपाल है। तो राज्यपाल को, जैसे राष्ट्रपति को 111 में बताया गया है 3 प्रकार के विकल्प, उसी तरीके से राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 में, किसमें? संविधान के अनुच्छेद 200 में 4 विकल्प बताए गए। कैसे विकल्प, कितने विकल्प बताए गए? 4 विकल्प बताए गए। राष्ट्रपति को तो 3 बताए गए हैं, इनको 4 बताए गए। 3 तो वही है जो राष्ट्रपति के पास है कि स्वीकृति दे सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है अगर धन विधेयक नहीं है तो। चौथा वाला जो विकल्प है उस पर हमें फोकस करना है। यहाँ पे जो 4th विकल्प है ना, चौथा यहाँ पे 4th लिख देता हूँ कि अगर राज्यपाल को रखता है कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी चाहिए, राष्ट्रपति इस पर निर्णय दे, तो अब यहाँ पर क्या होता है? चौथा विकल्प ये दिया हुआ है राज्यपाल को कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए भाई, है ना। इतना खोलकर और इतना लार्जली पढ़ा रहा हूँ ना, इस समय इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, या कहा जा सकता है बढ़िया, तो मैं क्या कहूँ खुद से, है ना। आप लोगों को समझ, एक एक डिटेल्स में आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझे। कोई भी जो डाउट होगा या कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो उससे आपको बड़े आराम से इनसे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीज़ों। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे विधेयकों को सुरक्षित रख सकता है, किसके? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब जो राज्य से आने वाले जो विधेयक हैं उनके लिए, अब ये वाला जो विधेयक है ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति को
जो अनुच्छेद 201 में, किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 201 में। जो संविधान का अनुच्छेद 201 है, देखिए 200 में तो राज्यपाल को 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 201 में कितने विकल्प दिए गए हैं? 3 विकल्प दिए गए हैं, वही वाले है ना जो ऊपर थे। तो 3 विकल्प दिए गए हैं किसको? राज्यपाल, राष्ट्रपति को भी 3 विकल्प दिए गए हैं। 3 विकल्प वही कि एक स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति नहीं दे सकते हैं और राज्यपाल से कहेंगे कि इसको जो है पुनर्विचार के लिए किसको भेज दिया जाए? राज्य विधायिका को भेज दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर यह हो कि राज्य विधायिका उसे फिर से दोबारा से पारित करके भेज दे, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर कि वह उस पर मंजूरी दे। ये मामला किस में है? जब संसद से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, तब संसद दोबारा से उसे पुनर्विचारित करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो उसे मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है। लेकिन अगर राज्य से आया कोई विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं और राज्य विधायिका ने उसे फिर से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा है, तब राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है कि उसे वह स्वीकृति दे। हो सकता है कि उसे सुरक्षित रख लें या फिर एक बार फिर से पुनर्विचार के लिए भेज दें। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, राज्य के विषय में भी आ गया होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा वीटो पावर के रूप में, और इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ हैं उसके बारे में भी बहुत अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, माइंड एकदम बढ़िया से हो गया होगा। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अगर आपने बहुत कुछ सीखा है, यहाँ से जाना है, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, तो गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए भाई, यही तो मांग रहा हूँ, इससे कम कोई तो लेता भी नहीं है ना। तो कर दीजिए शेयर जल्दी जल्दी और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए उन्हें कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए, तो अगले जो भी एग्जाम आपके लिए आएंगे, मैं यही शुभकामना देता हूं कि इनसे आने वाले क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बात करेंगे जो अध्यादेश की पावर है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करता है उसके क्या प्रावधान है, क्या पावर है, उस पर बात करेंगे। फिर इसके बाद राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो एक तरीके से क्लॉज खत्म हो जाता है और फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इन सब पर बात करेंगे एक एक करके। तो आराम से पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, एक बार बस पढ़ने की जरूरत है, सही से चीज़ों को कंसेप्चुअली समझने की जरूरत है, कुछ नहीं छूटेगा, कहीं से भी आ जाए पॉलिटी में, कुछ नहीं कहीं नहीं जाने वाला है। ऐसी हर एक सब्जेक्ट के साथ मैं करने वाला हूँ। जीएस में आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचेगा जिसमें आपको रटने की जरूरत पड़े, चीज़ों को समझ लीजिए और आपको सारी चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो ज़्यादा इधर उधर भटकिए नहीं, बस कंसंट्रेट रखिए और चीज़ों को लगातार पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।